नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीका से चल रही होगी क्योंकि आप लोगों का 15 तारीख से एग्जाम होने वाला है। तो आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त हो गई होगी। कुछ ही दिन आप लोगों के बाकी है, तो आप लोग भी उस दिन को कवर कर लीजिए और तैयारी जितनी है उतनी तैयारी अपने अच्छे तरीका से कीजिए। प्रैक्टिस कर लीजिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न अच्छे से समझेंगे भी और एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिएगा आप लोग, और जितना हो सकेगा आप लोग इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को बिहार टीचर एग्जाम से रिलेटेड हमेशा प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर रहते हैं। तो प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे जो पूछा गया है, इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी को सही करेंगे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और ये एक्सप्लेन करके बताया गया है, तो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे, कैसे बनेंगे आप लोगों को हम बताएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं जो दादा भाई नौरोजी के बारे में बताया गया है कि दादा भाई जो नौरोजी हैं ये राजनेता हैं, उद्योगपति हैं और शिक्षाविद हैं। राजनेता भी रहे हैं, उद्योगपति भी रहे हैं और शिक्षाविद भी रहे हैं। कौन? तब दादा भाई नौरोजी। इसलिए इन्हें भारत का महान वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। इन्होंने 1851 में, कब? 1851 में गुजराती भाषा में राष्ट्रगुप्तार नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया है। पूछा जाता है प्रश्न कि जो राष्ट्रगुप्तार नामक जो साप्ताहिक पत्रिका है ये किसका पत्रिका है? तो आप लोगों को अगर याद रहेगा तभी तो आप लोग सही कीजिएगा। तो दादा भाई नौरोजी आप लोग सही कर दीजिएगा। समझ में आ गया। राष्ट्रगुप्तार नामक साप्ताहिक पत्रिका जो है किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो गुजराती भाषा में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? तो 1851 में प्रकाशित हुई थी। कौन सी पत्रिका है? तो ये जो है एक प्रकार की साप्ताहिक पत्रिका है। ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इनकी एक और पुस्तक है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसकी है? तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 2 पे। यहाँ पे जो 2 प्रश्न है कि इनमें से किसने आनंद मठ लिखा, मतलब आनंद मठ जो रचना है ये किसकी रचना है? तो डी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सा हो जाएगा? आनंद मठ हो जाएगा। इनकी बहुत सारी रचना है, देख सकते हैं यहाँ पे कपाल कुंडला ये भी जो है इनकी रचना है। मृणालिनी ये भी रचना है इनका, और आनंद मठ ये भी रचना है। तो आनंद मठ बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये आनंद मठ जो है ये किसकी रचना है? तो देख सकते हैं यहाँ पर भी पूछा गया है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी आप लोग सही कीजिएगा। इनकी रचना तो आप लोगों को पता चल गया, लेकिन जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं ये वंदे मातरम की रचना जो देशभक्ति है हम लोग का, उसकी भी रचना किए हैं 1870 के दशक में। कब किए हैं? तो 1870 के दशक में जो प्रसिद्ध देशभक्ति गीत है हम लोग का वंदे मातरम, इसकी रचना किए हैं। कौन? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ये जो है विद्वान भी रह चुके हैं, 19वीं शताब्दी के कवि भी हैं और ये उपन्यासकार भी हैं। और इनकी रचना आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, कपाल कुंडला, मृणालिनी और आनंद मठ हो जाएगा। समझ में आ गया। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी का मतलब आप लोग ध्यान में समझिएगा, गरम दल को कहा जाता है। उग्रपंथी गरम दल को कहा जाता है, और जो नरमपंथी होता है उसे ठंडे दल। जो नरम के मतलब जो लोग जो होते हैं नरम दल के, नरम होते हैं वह ठंडे दिमाग के होते हैं। और जो उग्र, जो सबसे ज्यादा जैसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, मान लीजिए इधर से गुस्सा गुस्सी लड़ाई करते हैं, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी रहता है। किसी संगे लड़ाई कर सकते हैं, किसी संगे गुस्सा भी कर सकते हैं, आप लोग जानबे करते हैं। तो इसलिए उसको गरम दल के नाम से जाना जाता है। आप लोग समझ गए। उग्र का मतलब जो हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वहां पे गरम दल हो जाएगा। नरम पथ का जो नरम दिमाग के लोग होते हैं, मतलब ठंडे दिमाग के होते हैं, वो सुस्त होते हैं, इसलिए वहां के जो
नरमपंथी दल मतलब ठंडे हो गए। तो ये जो उग्रपंथी गर्म दल है और ठंडा दल जो है ये कब अलग हुआ है, ये प्रश्न में जिक्र किया है। तो बी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। 1907 में ये दोनों जो दल है, उग्रपंथी जो गर्म दल है, ये नरमपंथी दल से अलग हुआ है। कब अलग हुआ है? तो 1907 ईस्वी में अलग हुआ है। अब ये अलग हुआ है तो कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में कांग्रेस के प्रथम विभाजन के कारण 1907 में ये जो गर्म दल है, नरम दल जो है, इसकी शुरुआत हुआ था 1907 ईस्वी में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 23वें अधिवेशन जो हुआ है ये कांग्रेस के प्रथम विभाजन का कारण को बताया जाता है। ठीक है, इसका आयोजन बात करेंगे। इस अधिवेशन का जो आयोजन है ये सूरत में हुआ है। कहाँ पे हुआ है इस अधिवेशन का आयोजन? सूरत में हुआ है। डॉक्टर रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में किया गया है। किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में किया गया है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि गर्म दल के मुख्य नेता कौन कौन से? बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से गर्म दल के नेता कौन है, निम्नलिखित में से नरम दल के नेता कौन है? तो इसे ध्यान में रखिएगा। ठंडे दल के नेता कौन है? तो गर्म दल के नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, जिसको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। ये तीनों नेता जरूर याद करिएंगे। आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, नाम पर होना चाहिए, इनका दिमाग पर नाम होना चाहिए कि जो गर्म दल के नेता हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे। समझ में आ गया। नरम दल के नेता की अगर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी होंगे और मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। तो यहाँ से प्रश्न अक्सर बनता है, तो ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। चौथे प्रश्न को हम लोग देखेंगे तो 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1905 में ध्यान में रखिएगा। जो होम रूल सोसाइटी है इसकी स्थापना जो है, मतलब इसका जो स्थापना है 1905 में हुआ है। यह भी ध्यान में रखिएगा। कहाँ पे हुआ है, किस शहर में हुआ है? तो लंदन में हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? तो श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया है। होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया है 1905 में लंदन में। कहाँ पे? इंडिया हाउस में स्थापना हुआ है। कहाँ पे? तो इंडिया हाउस में स्थापना हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार करना था। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार करना था। ये जो है होम रूल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 देखेंगे। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली मीटिंग हुआ था। कब हुआ था? तो अगस्त 1942 में। अब बताया गया है कि कांग्रेस की जो पार्टी की मीटिंग में बंबई में कौन सा प्रस्ताव को पारित किया गया था? बंबई में कौन से प्रस्ताव को पारित किया गया था? तो हम लोग यहाँ पे डी ऑप्शन को सही करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये सही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब आरंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। समझ में आ गया। इसका लक्ष्य जो था वह भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था, जिसके लिए 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई के ग्वालियर टैंक में अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। और इसमें देख सकते हैं जो यह आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। कौन सा अधिवेशन में शुरू किया गया था? तो मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। समझ में आ गया। प्रश्न बढ़ेंगे 6 नंबर पे। 6 नंबर देखिए, जो प्रश्न है कि इनमें से कौन नेता नरमपंथी थे? देखिए अभी आप लोगों को बताए हैं। नरमपंथी पूछा गया है तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। नरमपंथी पूछा गया है तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी हो जाएंगे, फिरोज शाह मेहता भी हो जाएंगे। ये सारे जो हो जाएंगे ये नरमपंथी दल के नेता हो जाएंगे। तो नरमपंथी जो नेता जो थे ये इनकी जो दृष्टिकोण की बात करेंगे तो ये सुधारवादी नेता थे। कौन थे? तो ये सुधारवादी नेता थे। ये अपने
अधिकार के लिए अपने संवैधानिक तरीकों से अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे। अपनी मांगों को जो सरकारें थी, ब्रिटिश अंग्रेज सरकार थी, उसके समक्ष रखते थे कि हमारी मांगे ये है, आप लोग इसको पूर्ण कर दीजिए। तो ये जो है नरमपंथी दल के नेता के रूप में जाने जाते हैं। दादा भाई नौरोजी को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता को जाने जाते हैं। समझ में आ गया। प्रश्न यहाँ पे जो 7 है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो श्रीमती एनी बेसेंट। होम रूल लीग की जो स्थापना है श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया है, 1916 में किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, इस ऑप्शन में जो है बाल गंगाधर तिलक का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे श्रीमती एनी बेसेंट हुआ है। अगर श्रीमती एनी बेसेंट यहाँ पे नहीं रहते, यहाँ पे जो नाम नहीं दिया रहा था इनका, तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का नाम जुड़ा रहा था। समझ में आ गया। प्रश्न पढ़ेंगे 8 नंबर है कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुआ था। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 में हुआ था। कब हुआ था? 1884 में हुआ था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था के रूप में जाना जाता है। प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था के रूप में किसे जाना जाता है, तो इंडियन नेशनल यूनियन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो इंडियन नेशनल यूनियन को जाना जाता है, जिसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा, हेनरी कॉटन के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना जो है A.O. ह्यूम और हेनरी कॉटन के द्वारा 1884 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1884 में किया गया था। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 9 पे। 9 प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीका से पढ़ सकते हैं। ध्यान में, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट लगेगा आप लोगों को हम साथ ही साथ बताते चलेंगे। प्रश्न देखेंगे 10 नंबर की, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी। तो आप लोग 2 सितंबर 1946 याद कीजिएगा। अंतरिम, भारत में अंतरिम सरकार मतलब अंतरिम सरकार की जो स्थापना है ये 2 सितंबर 1946 ईस्वी में जो नवनिर्वाचित संविधान सभा, जो भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, उसी समय ये जो है 2 सितंबर 1946 को स्थापना हुआ था। तो देख सकते हैं, जो 15 अगस्त 1947 जो है अपना देश अस्तित्व में उस समय बन रहा था, तो उस समय अंतरिम सरकार की जो कार्यकारी शाखा है वह वायसराय की कार्यकारी परिषद के रूप में काम करती थी उस समय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा ये बिल्कुल सही होगा। प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला जो प्रश्न है 11 नंबर, ध्यान से देखिएगा। अगला जो प्रश्न है 11 का है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था। तो इसलिए विरोध किया गया था क्योंकि कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण, जो कमीशन जो हो रहा था उसमें किसी भी सदस्य का जो भारतीय न होने के कारण, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है ऑप्शन कि साइमन कमीशन के जो सभी सदस्य थे अंग्रेज होने के कारण भी कांग्रेसियों ने इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा था। कांग्रेसियों ने इसे क्या कहा है? तो कांग्रेसियों ने इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा है। देश भर में इसका विरोध हो रहा था उस समय, और 8 नवंबर 1927 को 8 नवंबर 1927 को इस आयोग की स्थापना हुआ था। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 को स्थापना हुआ था। ठीक है, तो इसे ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट होगा उसे ध्यान में हम बताते चलेंगे। और ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था। तो ये 3 फरवरी 1928 को आया था। ये भी याद रखिएगा, जो आप लोग को इंपॉर्टेंट गोला करके बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 में भारत आया था। समझ में आ गया। 12 प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखे थे। आमरण जो अनशन होता है इसमें क्यों रखे थे? क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव करने की घोषणा किया गया था। जो ब्रिटिश सरकार है, कांग्रेस कर है, अंग्रेजों का जो सरकार था उस समय दलित वर्ग के लोग थे उनको मतलब वो लोग चाह रहा था कि वो लोग अलग से वो लोग का चुनाव हो गया, ये जो अलग थे जो लोग, उनका अलग से चुनाव हो सके। इसलिए महात्मा गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे 1932 में, और वह एक अनशन पर बैठ गए थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा। देख सकते हैं आप लोग, ये ऑप्शन यहाँ पे बताया गया है कि जो 1932 में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे
रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। इसके माध्यम से मुसलमान, ईसाई, सिख, आंगल जो भारतीय हैं, महिलाओं के लिए जो प्रांतीय विधानमंडल है उसमें पृथक मतलब अलग अलग निर्वाचन करने की जो कार्य प्रणाली है, इसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा 1932 में घोषणा कर दिया गया था। इसी के विरोध में 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जो थे ये आमरण अनशन पर बैठ गए थे। ये इसी समय जो पूना एक्ट जो था ये संपन्न हो गया था। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता रहे हैं, एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। 13 देखेंगे प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल। देख सकते हैं यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन लाला हरदयाल के द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना किया गया था और केसरी सिंह उपाध्याय जो थे इनके भी द्वारा किया गया था। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन इसमें नहीं दिया। लाला लाजपत राय दिया गया है, ये भी नहीं होंगे, ये कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो देख सकते हैं जो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था और जो केसर सिंह उपाध्याय है इनके द्वारा किया गया था। और इसके संस्थापक एवं अध्यक्ष जो थे सरदार सोहन सिंह भाखना थे। इसके संस्थापक और अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाखना थे। आगे देखेंगे प्रश्न 14 प्रश्न है, 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव पारित किया गया था? तो बंबई अधिवेशन में किया गया था। 8 अगस्त 1942 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया था, ठीक है। और आप लोग को पता होगा कि भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये 9 अगस्त 1942 में हुआ है। और इसी आंदोलन में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है, इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने इसी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया। समझ में आ गया? और याद भी आप लोग को बहुत अच्छे तरीका से होता चल रहा होगा। 15 देख सकते हैं, भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पे भारत का वास्तविक शासक हो सकता है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष हो सकता है, राज्य का सरकार अध्यक्ष और बहुमत दल का नेता हो सकता है। तो जो भारत का जो राष्ट्रपति हो सकता है, ये कह सकते हैं राज्य का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वही हो सकता है। तो देख सकते हैं राज्य का जो संवैधानिक अध्यक्ष है ये भारत के राष्ट्रपति हो सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये आर्टिकल जो 3 बताया गया है, यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 55 याद कीजिएगा आप लोग जरूर, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 54 याद कीजिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और 61 राष्ट्रपति का अभियोग होता है। तो ये तीनों जो आर्टिकल है राष्ट्रपति से रिलेटेड है और अक्सर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता रहता है। प्रश्न देखेंगे 16 जो प्रश्न है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो, वह ये योग्यता नहीं है ये बोला गया है। वे किसी भी सदन के सदस्य हो ये बोला गया है। तो नहीं पूछा गया है कि मतलब ये ऑप्शन जो डी है ये गलत हो रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए इसमें से आवश्यक घटक कौन कौन से हो सकते हैं? आवश्यक योग्यता क्या हो सकती है? तो आवश्यक जो योग्यता हो सकता है वो भारत के नागरिक हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। 35 वर्ष से उनका अधिक आयु होना चाहिए, ये भी सही बात है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं शामिल होना चाहिए उस व्यक्ति में, तो वह भारत के राष्ट्रपति के पद को निर्वाचित हो सकता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए अनुच्छेद अभी 58 यहाँ पे बताया गया, ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता वर्णित कौन कौन सा हो सकता है, जो अभी आप लोग को जस्ट बताया गया था। आर्टिकल 58 जरूर याद कीजिएगा। भारत के नागरिक होंगे, 35 वर्ष की आयु जो होनी चाहिए उससे अधिक होना चाहिए, पूरा कर देना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य जो है उनका योग्यता होना चाहिए। प्रश्न देखेंगे 17 है कि आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो 1 महीने के अंदर करना चाहिए। जो आपातकाल की जो घोषणा है संसद में, उसमें वो 1 महीने के अंदर उसकी घोषणा कर देना चाहिए, उसका अनुमोदन कर देना चाहिए, बता देना चाहिए कि आपातकाल की घोषणा संसद में होने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो आपात उपबंध है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जो भाग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 15
3 यहाँ पे देख सकते हैं ना, नहीं 15 नहीं है यहाँ पे, माफ कीजिएगा, यहाँ पे 18 में, भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है। जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है वह संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है और 1 महीने के अंदर अनुमोदन न मिलने पर यह प्रवर्तन में नहीं रहता है, इसको स्वीकार नहीं किया जाता है। अगर एक बार अनुमोदन मिल गया तो इसे 6 माह के लिए प्रवर्तन पर बनाए रखा जा सकता है कि 6 माह तक आपातकाल की घोषणा हो सकती है। समझ में आ गया। 18 देखेंगे जो प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद होते हैं तो ये कैबिनेट से बड़ा निकाय, मंत्रिपरिषद जो होते हैं ये कैबिनेट से बड़ा निकाय होते हैं। जो आर्टिकल 74 है, आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है और आर्टिकल जो 74 इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का होना जरूरी होता है। राष्ट्रपति को अगर सलाह देना होगा, कुछ भी काम लग गया तो उसका कार्यभार कौन संभाल सकता है भैया, तो भैया मंत्रिपरिषद ही संभाल सकता है। तो मंत्रिपरिषद का गठन किस आर्टिकल के तहत हुआ है भैया, तो आर्टिकल 74 के अंतर्गत हुआ है। जिसका प्रधान कौन होता है, तो जिसका प्रधान प्रधानमंत्री हो सकता है। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री और स्वतंत्र जो प्रभार के लिए जो मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। तो आपसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है या आप कभी ग्रुप में डिस्कशन भी करते होंगे तो पूछ सकते हैं वहां पे कि जो भैया बताइए आप लोग की मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है। तो मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है, जो जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं उनका होना जरूरी है, राज्य के जितने मंत्री होते हैं उनका भी होना जरूरी है और जो स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री होते हैं उनका भी जरूरी है। ये तीनों चीज को मिलाकर मंत्रिपरिषद बनता है। समझ में आ गया। पढ़े आगे हम लोग बढ़ेंगे 19 पे। 19 से कि राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है, तो राज्य की जो संचित निधि होती है पूरे राज्य की, वहां से राज्यपाल का जो पूरे राज्य के नहीं, मतलब जो जो अपना राज्य होगा, हर राज्य में एक राज्यपाल का होना बहुत जरूरी होता है, तो आप लोग जानते ही हैं। तो उस राज्य की जो संचित निधि है उसी से राज्यपाल का वेतन कोष आता रहता है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि जो राज्यपाल वेतन जिसको भत्ते कह सकते हैं, ये एक प्रकार की विशेष अधिकार का उपभोग करने का अधिकार है। तो ध्यान में आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत कुछ यहाँ पे बताया गया है। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 20 नंबर पे, ध्यान में रखिएगा। 20 जो प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ये सत्ता दल के अध्यक्ष हो सकते हैं। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ये सत्ता दल के अध्यक्ष हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग सही करेंगे। प्रश्न बढ़ेंगे 21 नंबर। 21 प्रश्न है कि एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन को हम लोग सही कर सकते हैं। देख सकते हैं कि बिहार का भी राज्यपाल है, तो दूसरे मान लीजिए कर्नाटक के भी राज्यपाल हो सकते हैं, आंध्र प्रदेश के भी राज्यपाल हो सकते हैं जो बिहार के राज्यपाल हैं। तो प्रश्न में यही जिक्र किया है दोस्तों कि एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। कौन से अधिवेशन के अंतर्गत, तो जो 7वें जो संविधान संशोधन है, इस अधिनियम में 1956 के द्वारा एक ही व्यक्ति जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे 22 नंबर। 22 नंबर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। प्रश्न जो है कि सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति का सिफारिश कर सकता है। तो जो संघ लोक सेवा आयोग के जो सभापति होते हैं और जो दूसरे सदस्यों को ये जो हटाने का राष्ट्रपति जो है सिफारिश कर सकते हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न बढ़ेंगे 23 नंबर। 23 प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा भारत में जो न्यायिक जो पुनर्परीक्षण है, इसकी जो शक्ति होती है ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रश्न हम लोग आगे देखते हैं। 25 कराएंगे दोस्तों और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। 24 नंबर जो प्रश्न है कि राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त होते हैं, तो जनसंख्या के आधार पर जो प्रतिनिधित्व होते हैं ये राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त होते हैं। तो देख सकते हैं जो विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा के सीटों का आवंटन संबंधी जो नियम है, यह 4थी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया। कौन सी अनुसूची में? 4थी अनुसूची में वर्णन किया गया है। 25 नंबर देखेंगे प्रश्न जो आज की क्लास का लास्ट होगा, क्योंकि अगर आगे प्रश्न कराएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोग को वीडियो अब लगातार मिलेगा इस तरह के प्रश्नों के से रिलेटेड।
25 है किस भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है, तो राज्यों का संघ के रूप में, राज्यों का संघ के रूप में जो भारत का संविधान है भारत को वर्णित करता है। तो भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 में संघ राज्यों को और क्षेत्रों का वर्णन किया गया, और जो आर्टिकल 1 है इसमें बताया गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। तो 25 प्रश्न हम आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, और 25 प्रश्न कराए हैं। आप लोगों को कैसा लगा होगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और इसके आगे हम कल भी प्रश्न कराएंगे, और ठीक है।